हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट डॉट कॉम क्लासेस। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो है हमारा जल संसाधन। जल संसाधन से लगभग 6 मार्क्स तक प्रश्न आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो 6 मार्क्स के अंदर प्रश्न आया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें, एमपी की बात करें या बिहार की बात करें, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के बेस पर कंटेंट बनाया है और बिहार बोर्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें हम पढ़ेंगे क्या। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लें, ताकि मैं जो भी बोर्ड पर लिख कर लाऊं वो आपको बेहतर तरीके से दिखे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक शामिल हैं। ऊपर ऊपर थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहला है, चैप्टर का नाम ही है जल संसाधन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई जल संसाधन क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जलीय चक्र। तो हमने जब संसाधन एवं विकास पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जल कैसे नवीकरणीय संसाधन है, तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे जलीय चक्र, कैसे जल का एक चक्र के रूप में हम उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम पुनः उसे प्राप्त कर लेते हैं और ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत में जल संसाधन। देखेंगे कि भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है। उसके पहले हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी पर जल संसाधन। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई मीठे पानी सिर्फ 2.5 ही हैं, 5% हैं। उसके बाद पूरे 97.5% क्या है, महासागरीय है, समुद्री जल है जो उपयोग करने के लायक नहीं है। तो वहीं पर यही सब बातें हम वहां पर देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है पृथ्वी पर जल संसाधन। फिर हम आ जाएंगे भारत में जल संसाधन। हम देखेंगे कि भारत में जल का कितना उपयोग किया जाता है और कितना प्रति व्यक्ति उपयोग हर साल होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जल जल दुर्लभता। तो हम वहां पर देखते हैं कि भाई जल एक नवीकरणीय संसाधन रहने के बावजूद हमें जल की कमी महसूस होती है, तो उसी को कहते हैं जल दुर्लभता। यानी फिर जब जल दुर्लभता होगा तो फिर हमें उसे संरक्षण करने की आवश्यकता होगी। मतलब जल को ऐसा उपयोग करें कि वो बर्बाद ना हो, ठीक तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होगी और जल को बचाने के, रोकने के, यानी खराब होने से रोकने के प्रयास करने होंगे। उसी के अंतर्गत आ जाएगा प्रबंधन। फिर हम देखेंगे कि भाई जल का कैसे प्रबंधन किया जाता है, कैसे हम बेहतर तरीके से जल का उपयोग करें ताकि आने वाली अगली पीढ़ी भी हम पीढ़ी के लिए भी जल छोड़कर जाएं। ऐसा ना हो कि जल सब कुछ हम ही यूज कर लें और आने वाली पीढ़ी तरस जाए एक स्वच्छ जल पाने के लिए, पीने के लिए। अगला टॉपिक है समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। देखेंगे कि भाई हम समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं भी जल संरक्षण का एक क्या है, जल संरक्षण का एक रूप है कह सकते हैं। और समन्वित जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। भाई दामोदर नदी घाटी परियोजना हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिहद बांध परियोजना। फिर हम देखेंगे तुंगभद्रा परियोजना। फिर नागार्जुन सागर बांध परियोजना। उसके बाद हमारा दो और टॉपिक बचेगा, वो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध। तो जब भी कहीं बांध बनना होता है, सरकार कोई घोषणा करती है कि मैं इस नदी पर बांध बनाऊंगा, तो वहाँ के जो अगल बगल के स्थानीय निवासी हैं वो उनका विरोध करते हैं। स्थानीय निवासी उनका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अगर कभी बांध टूट गया कमजोरी के कारण या ज्यादा पानी ओझ लेने के कारण, तो उनका जीवन खतरे में हो जाएगा, उनका जीवन खतरे में हो जाएगा। और अगर बांध बनाएंगे तो भाई उनको भी विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये सब, जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण या संचय। फिर हम जल प्रबंधन के अंतर्गत यही एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण या संचय। और फिर इसी के अंतर्गत आ जाता है छत वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक बीच में आएंगे, जैसे हम देखेंगे कि भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं के क्या उद्देश्य हैं, महत्व क्या है। तो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, 5 पॉइंट 6 पॉइंट के होंगे उनके आंसर।
तो वो सब भी हम कवर कर लेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कुछ भी ना छूटे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जल संसाधन को अच्छी तरह से, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलीय चक्र को, यानी जो वाटर साइकिल है वो कैसे कार्य करता है। वाटर साइकिल को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है तो इसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा 3 टारगेट है और लगभग 2 तो हो ही जाएगा। उसके बाद ये अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की, जो है हमारा जल संसाधन। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, भाई जल संसाधन आखिर है क्या। हमने संसाधन के बारे में पढ़ा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे संसाधन है। तो वैसे ही जो जल है, जल से अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वो जल संसाधन है। जल से अगर हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है तो वो जल संसाधन है। अब जल का उपयोग आप चाहे जिसके लिए भी करें, चाहे आप कृषि के लिए करें, चाहे आप कृषि के लिए करें जिसमें आप सिंचाई कर रहे हैं, चाहे आप पीने के लिए करें, नहाने के लिए करें, कुछ भी करें, जल का उपयोग अगर आप उद्योग के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही तो हो रही है। तो वही है जल संसाधन। अगर आप इसे भाषा में लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त वह जल, प्रकृति से प्राप्त वह जल जिनका उपयोग पेयजल, सिंचाई, उद्योग, जल विद्युत उत्पादन तथा अन्य कार्यों में किया जाता है, जल संसाधन कहलाता है। जैसे नदियां हो गया, नदियों का जल, नदी के जल से क्या होता है, कोई ऐसे तो पीता तो कोई है नहीं आजकल, लेकिन क्या होता है कि नदी का जल सिंचाई में भी प्रयोग होता है, सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। झीलों का भी लगभग सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता है, अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग होता होगा। तालाब का तो आप जानते ही हैं। उसके बाद कुआं हो गया, पीने के लिए भी होता है, नहाने धोने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। तो अगर जल से अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वही है जल संसाधन, सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जलीय चक्र का। मतलब जो जल है वो एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। हम उसका उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, फिर से हमें वही जल प्राप्त हो जाता है। वो साइकिल कैसे काम करता है आप ऐसे समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, मान के चलिए ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी के सतह पर जल का संग्रह है, यानी बहुत सारे जल इकट्ठा है, तालाब में है, समुद्र में है, उसके बाद नदियों में है, बहुत सारी जल है पृथ्वी के सतह पर। इसे कह सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन है, यहाँ पर जलों का संग्रह है। उसके बाद सूर्य के तापमान के कारण क्या होता है, सूर्य के तापमान के कारण ये जल, इन जलों का वाष्पीकरण होता है, यानी जल गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो जलों का क्या होता है, सूर्य के तापमान के कारण वाष्पीकरण होता है। अच्छा, अब वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, जब जल वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है तो फिर ऊपर जाकर यह ठंडा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो जल का वाष्प बनकर ऊपर उठने के बाद वहां पर ठंडे होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो फिर होता है संघनन। फिर उसके बाद हमें क्या होता है, मतलब जब हमें बादलों का निर्माण वगैरह हो जाता है संघनन की क्रिया के फलस्वरूप, तो यहाँ पर हम वर्षा को प्राप्त करते हैं। वर्षा हिमपात के रूप में होता है, वर्षा जल की बूंदों के रूप में होता है, ओलापात होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद वर्षा के बाद फिर ये सब जल कहाँ हो जाते हैं, नदियों तालाबों में संग्रहित हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो एक चक्र है वो लगातार चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं जलीय चक्र। अगर आप देखें तो ये चक्र लगातार चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं जलीय चक्र। मैंने यहाँ पर भाषा में तो नहीं लिखा है लेकिन शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहले जो जल पृथ्वी पर संग्रहित है वे सूर्य के तापमान के कारण संग्रहित जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद जल ऊपर उठता है और वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद वहां पर रुकने के बाद जल क्या होती है, ठंडी होने लगती है, और जल के ठंडी होने से बादलों का निर्माण होता है। और बादलों का निर्माण, यही जल जो ठंडी होकर बादलों का निर्माण कर रही है, यही है हमारा संघनन की प्रक्रिया, यही है संघनन। मतलब सबसे पहले हुआ वाष्पीकरण, फिर हुआ संघनन,
और संघनन के पश्चात जब बादल वगैरह बन जाएंगे तो फिर होता है बादलों से वर्षा, फिर बादलों से क्या होता है वर्षा, फिर यही वर्षा का जल नदी, झीलों, समुद्रों में संग्रहित हो जाता है। यही वर्षा का जल नदी, समुद्रों, झीलों में संग्रहित हो जाता है। अगर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे जली चक्र। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है जली चक्र। तो मुझे उम्मीद है आपको जल संसाधन क्या है समझ आ गया होगा। उसके बाद जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का एक कारण यह है जली चक्र का कॉन्सेप्ट। हम जल का उपयोग तो करते हैं, फिर उसके बाद वही जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है पृथ्वी पर जल संसाधन। देखेंगे पृथ्वी पर क्या कितने जल संसाधन है, कितने मतलब कितने समुद्री जल है, कितने पीने योग्य जल है, यही सब हम देखेंगे। मतलब जल का पैटर्न देखेंगे पूरी पृथ्वी पर। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर जल संसाधन की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट मिलेगा जो आपके लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है उसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, और उसके पीछे कारण क्या है, मतलब उसके पीछे कारण यही है कि लगभग 72% भाग, कुल पृथ्वी का 72% भाग जल से ढका हुआ है। जल से ढका होने के कारण, मतलब अगर हम कहें ये पृथ्वी है तो इसका 72% भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट मिलेगा, ये जो 72% जल है ना, ये मानव उपयोगी के लिए नहीं है सब कुछ, इसे मानव उपयोग नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें से इस 72 को अगर हम 100 मान ले, इस 72 को अगर हम 100 मान ले, मतलब कुल जल का 97.5% समुद्री जल है या महासागरीय जल है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जल कैसा है, क्योंकि यह जल खारा है, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर यही लिखा है कि कुल जल का लगभग 97.5% जल खारा है, केवल 2.5% भाग मीठा जल है जो पीने योग्य है। और इस जल का अधिकांश भाग किस रूप में है, हिमनदों के रूप में है, बर्फ चादरों के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि मानव के उपयोग के लिए जल अत्यधिक कम है, मानव के उपयोग के लिए जल अत्यधिक कम है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कुल पृथ्वी की सतह का 72% भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने के लिए अगर हम इस 72% को कुल जल मान ले, यानी इस पूरे जल को 100% जल मान ले, तो सिर्फ 97.5% खारा है और सिर्फ 2.5% पीने योग्य है। तो इतना कम पीने योग्य या उपयोग के लिए है, तो सोचिए ना कितना कम है हमारे पास जल, लेकिन फिर भी हम जल की बर्बादी करते हैं। इस समय जल की बहुत क्राइसिस है, हमें राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वहां पर जल की बहुत कमी है, वहां पर भूमिगत जल मिलता है लेकिन बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो हर क्षेत्रों में जल की कमी है। महाराष्ट्र में भी जल की कमी है, वहां पर स्वच्छ जल, पीने योग्य जल मिल ही नहीं पाता। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं भारत में ही। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2.5% ही केवल पीने योग्य है, और हम ये इस फैक्ट से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का जो उपयोग है, उपयोग करने के लिए जो जल है वो बहुत ही कम है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह भी समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे भारत में जल संसाधन, जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत में जल संसाधन। वहां तो दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, भारत में जल संसाधन। देखेंगे कि भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है, प्रति वर्ष कितना वर्षा हमें प्राप्त होता है, उसके बाद कितनी प्रतिशत जनसंख्या के लिए कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है, तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा, भारत में औसतन लगभग 4000 घन किमी वर्षा होती है। मतलब भारत में औसतन लगभग एक वर्ष में 4000 घन किमी वर्षा होती है। और मजे की बात यह है, इसका 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब जितना वर्षा हुई उसका 1/3 भाग वाष्पीकृत हो गया, और 45% भाग जो बचा है वो ढालों के अनुरूप बहकर कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है और भूमि में संग्रहित हो जाता है। और जो वर्षा का जल भूमि में संग्रहित होता है उसे भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं, उसे भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। इसे हम धरातलीय जल भी कहते हैं, इसे हम धरातलीय
जल भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, अगला है हमारा, भारत में विश्व का लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व का लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, मतलब लगभग 200 देशों में 18% जनसंख्या। जबकि इसके पास विश्व के केवल 4% नवीकरणीय संसाधन है। 18% जनसंख्या के लिए 4% नवीकरणीय संसाधन उपलब्ध है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। उसके बाद भारत में जल का मुख्य स्रोत क्या है, अगर हम बात करें तो भारत में जल का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है। जो वर्षा हमें मानसून के कारण प्राप्त होता है, जो केरल से उठकर आता है, उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है। उसके बाद इसके अलावा क्या है स्रोत, इसके अलावा नदियों का जल है, क्योंकि और जो हमारा हिम जो है वो भी धीरे धीरे पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो वो भी नदियों में समाहित हो जा रहा है। तो आने वाले समय में जल संकट आने वाला है, जल संकट बहुत बड़ा आने वाला है। उसके बाद एक और फैक्ट है, भूजल के उपयोग क्या होता है। जो भूमि में जल है, जो भूमिगत जल है, जो वर्षा का जल भूमि में चला गया है, उसका उपयोग व्यापक तौर पर किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, पेयजल के रूप में किया जाता है। उसके बाद हमारा घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये है हमारा भारत में जल संसाधन, भारत में जल संसाधन की क्या स्थिति है। अब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन सबको पढ़ने के बाद, भारत में जल संसाधन तो पर्याप्त हैं, लेकिन वितरण असमान है। तो दोस्तों आप याद रखना, भारत में जल संसाधन तो पर्याप्त हैं, देखा जाए तो 18% जनसंख्या पर 4% नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमारा जो वितरण है वो असमान है। अगर हम बात करें, ये भारत का मैप है, तो भारत का अगर ये मैप है, मान के चलिए भारत का मैप है, किसी राज्य में बहुत ज्यादा जल की उपलब्धता है, जैसे केरल महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर मानसून बहुत तेजी से आता है, समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर जल की बहुत ज्यादा उपलब्धता है। वहीं हम राजस्थान में देखते हैं कि बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, और यहाँ पर 100-200 से 200-250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। तो ये वितरण असमान है, वितरण असमान है, वितरण, और लगातार जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण वर्षा का प्रतिरूप बदल रहा है, मानसून का प्रतिरूप बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। तो ये एक और बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो दोस्तों, जब वितरण असमान है तो हमें किसी क्षेत्र में जल की अधिकता होगी, जहां जल इतना हो जाएगा कि बाढ़ आ जाएगा, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां जल की कमी होगी, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां जल की कमी होगी, और इसी जल की कमी जब हम होती है, इसी जल की जब कमी होती है, इसी को कहते हैं जल दुर्लभता, जो हमारा अगला टॉपिक है, और हम इसे अगले के लेक्चर में, अगले के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जल दुर्लभता, फिर उसके बाद हम देखेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक समझ आया होगा।